हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी जॉब इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएसआईएस और एसएसआरएस के जॉब इंटरव्यू के बारे में। आपके जो भी डाउट होते हैं उनको जो है हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। जो भी आपके जनरल डाउट होते हैं, जो भी आपके जो है वो कॉमन डाउट होते हैं, उनको इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे। और उसके साथ ही हम लोग जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है आपकी एसएसआईएस या एसएसआरएस के रिगार्डिंग, जब आप किसी जॉब पोर्टल पे जाते हो और जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं। तो वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं या जो डाउट हैं वो मुझे मेल किए हैं राहुल ने, जो कि सब्सक्राइबर हैं इस चैनल पे, और उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन जो है वो मेल किए हैं। तो उनके इस ईमेल के बेस पे ही मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। तो थैंक यू राहुल फॉर योर क्वेश्चंस एंड फॉर योर ईमेल्स। तो हम लोग जो है राहुल के क्वेश्चन समझ लेते हैं, और फिर मुझे लगा कि वो जनरल क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट ऑफ दी जॉब एस्पायरेंट्स के क्वेश्चन वैसे ही होते हैं या फिर एकदम से आइडेंटिकल होते हैं। तो इसीलिए मैं जो है उन क्वेश्चंस पे पूरा एक जो कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ ताकि सबको जो है वो हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो ये क्वेश्चंस देख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं। तो क्या है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, और जो कि बहुत वैलिड क्वेश्चन है। उसमें क्या है कि अगर आप जो है वो एसएसआईएस डेवलपर रोल के लिए जाते हो, ठीक है, अगर आप एसएसआईएस डेवलपर रोल के लिए अप्लाई करने जाते हो तो आपका पहला क्वेश्चन यही रहता है, पहला डाउट यही रहता है कि आपको सिक्वल कितना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एसएसआईएस जो है वो सिक्वल सर्वर का ही एक पार्ट है, उसका ही एक कंपोनेंट है जो कि आपका जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट या डेटा लोड के लिए यूज होता है। तो ये क्वेश्चन रहता है कि आपको कितना सिक्वल आना चाहिए। तो इस बारे में हम लोग जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कितना सिक्वल आना चाहिए। तो अगर आप जाते हो एसएसआईएस डेवलपर के रोल के लिए, ठीक है, एसएसआईएस डेवलपर रोल के लिए अगर आप जाते हो तो आपको जो है सिक्वल में इतनी चीज़ें आनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपको इनमें एक्सपर्ट होना है, बट इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए ताकि आप जो है ऐसा ना लगे कि इनमें से कोई टर्म आपके सामने आए और आपको पता ही नहीं है, ठीक है। उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अगर आपने काम नहीं किया तो आपने उसको पढ़ा होना चाहिए। तो जब ऐसी कोई चीज़ एनकाउंटर होगी तो आप उसको समझ पाओगे। और अगर मान लो आपके साथ डीबीक्यू की डेडिकेटेड टीम काम करती है, तभी भी आप जो है कॉन्सेप्ट समझ पाओगे कि वो लोग जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना सिक्वल आपको आना चाहिए। तो इसको हम लोग जो है समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है बेसिक डीडीएल कमांड आनी चाहिए और बेसिक डीएमएल कमांड आनी चाहिए। ये आपको आना ही आना है, ठीक है। बेसिक डीडीएल और बेसिक डीएमएल आपको आना चाहिए। उसके बाद में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टेबल रिलेशनशिप की, जैसे कि आपका प्राइमरी की रिलेशनशिप या फॉरेन की रिलेशनशिप। क्योंकि जब आप काम करते हो एंटरप्राइज लेवल पे तो आप सिंगल टेबल पे काम नहीं करते हो, आप मल्टीपल टेबल पे काम करते हो और उनमें रिलेशनशिप भी होता है, ठीक है। कि एक अगर आपकी जो है वो यहाँ पे एम्प्लॉय की टेबल है, ठीक है, तो एम्प्लॉय जो है आपका वो डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड होता है। तो आपकी एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल जो है वो लिंक रहती है। फिर एम्प्लॉय टेबल जो है आपकी वो आपके किसी और जो आपका, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका रहता है इन्वेंट्री, जैसे कि क्या क्या सॉफ्टवेयर अगर आपको दिए गए हैं तो उनसे भी आपको जो है वो लिंक रहती है कि क्या इन्वेंट्री जो है इस एम्प्लॉय को असाइन की गई, कौन कौन से सॉफ्टवेयर वगैरह दिए गए हैं। तो इस तरह से आपका रिलेशनशिप रहता है। तो वो रिलेशनशिप जो है वो आपको समझना रहता है, उसकी समझ आपको होनी चाहिए कि कैसे आप प्राइमरी की बनाते हो, कैसे फॉरेन की बनाते हो। और अगर प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप है और अगर आप उस रो डिलीट करते हो, टेबल डिलीट करते हो तो क्या इम्पैक्ट होता है, ये चीज़ आपको जो है वो पता होनी चाहिए। ये चीज़ आपको जो है वो सीख लेनी होती है। उसके बाद में ज्वाइंस जो है वो आपको आना ही चाहिए सिक्वल में, ठीक है। क्योंकि रियल टाइम सिनेरियो में क्या होता है कि सिंगल टेबल पे कोई काम जो है वो आपका शायद ही होता हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि होता नहीं है, बट बहुत कम ऐसा होता है रियल टाइम सिनेरियो में कि सिंगल टेबल में आपका सारा डेटा हो, सारा काम हो। तो जब आपका डेटा मल्टीपल टेबल में होता है तो उस केस में आपको जो है ज्वाइन लगाना ही पड़ता है। तो ज्वाइन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट ज्वाइन जब लगाओगे तो क्या होगा, राइट ज्वाइन जब लगाओगे तो क्या होगा, अगर आप सेल्फ ज्वाइन लगाओगे तो क्या होगा, क्रॉस ज्वाइन लगाओगे तो क्या होगा। वो सारी चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। अगर आपने इसको प्रैक्टिकली नहीं किया है बहुत ज़्यादा तो एटलीस्ट आपको इसकी थ्योरी आनी चाहिए कि लेफ्ट ज्वाइन से क्या होता है। और आपने एक दो जो है वो डेमो क्वेरी लिखी होनी चाहिए अपने अपने पर्सनल सिस्टम पे, ताकि आप जो है ज्वाइन को समझ पाओ कि ज्वाइन इस तरह से काम करता है। ये चीज़ आपको जो है वो पता होनी चाहिए।
उसके बाद में डेटा फ़िल्टरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए किस तरह से आप जो है वेयर क्लॉज यूज़ कर सकते हो और किस तरह से आप हैविंग क्लॉज यूज़ कर सकते हो, कब आप वेयर क्लॉज यूज़ करते हो और कब आप हैविंग क्लॉज यूज़ करते हो, किस तरह से आप जो है वो नल फ़िल्टर करते हो, किस तरह से आप अदर डेटा फ़िल्टर करते हो, किस तरह से आप फ़िल्टरिंग में जो है फंक्शन वगैरह यूज़ करते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको उसका एक आइडिया होना चाहिए। अगर आपने एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं किया है तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वेयर क्लॉज में अगर आपको फंक्शन यूज़ करना है तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो और किस तरह से जो है उसमें आप नल वगैरह जो है चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद में इंडेक्सिंग आपको जो है पता होनी चाहिए कि जब आप जो है वो क्लस्टर्ड इंडेक्स बनाते हो तो क्या होता है, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बनाते हो तो क्या होता है और उसका आपकी परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इंप्रूवमेंट होता है, क्या इंप्रूवमेंट नहीं होता है। वो चीज़ जो है आपको सीख लेनी होती है। और ट्रिगर्स का आपको पता होना चाहिए कि आप जो है वो एक टेबल पे कुछ ऑपरेशंस कर रहे हो तो उस पर अगर आप ट्रिगर लगा के कुछ जो है वो डेटा कहीं पे इंसर्ट करना चाहते हो, कहीं पे अपडेट करना चाहते हो, कहीं पे डिलीट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप ट्रिगर्स कैसे लिख सकते हो, ट्रिगर्स आप कैसे कैसे ट्रिगर आपके काम करते हैं, ये चीज़ आपको जो है वो पता होनी चाहिए। और उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो होता है आपका डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट। ये आपका जो डेटा टाइप वाला कॉन्सेप्ट है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप एसएसआईएस डेवलपर के रोल के लिए जा रहे हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डेटा आपके पास जो फाइल में होता है उसका डेटा टाइप कुछ और होता है, जो टेबल में होता है उसका डेटा टाइप कुछ और होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे डील करना पड़ता है कि कौन सा डेटा टाइप किसके कंपेटिबल है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि आपको डेटा टाइप का बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिक्वल में भी, और जो अदर आपके अदर सोर्सेज होते हैं जैसे कि आपका एक्सेल हो गया या फिर आपका जो CSV हो गया या फिर आपकी टेक्स्ट फाइल हो गई, तो उनसे कंपेटिबिलिटी कैसे होती है। और जो आपके SSIS के डेटा टाइप होते हैं उनका भी आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि SSIS के डेटा टाइप सिक्वल के डेटा टाइप से कहाँ पे कंपेटिबल हैं और किस डेटा टाइप के लिए आपको जो है वो SSIS में कौन सा डेटा टाइप मिलता है सिक्वल वाले के लिए। तो ये चीज़ आपको जो है वो पता होनी चाहिए। अगला जो आपका आता है जो आपको पता होना चाहिए वो है आपका बेसिक बिल्ट इन फंक्शन, जो कि आपके सिक्वल सर्वर में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया काउंट का हो गया, सम का हो गया, एवरेज का हो गया, लेंथ का हो गया। ठीक है, ऐसे मतलब बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो जितने ही फंक्शन आपको पता रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। सारे नहीं पता होते हैं किसी को भी, ठीक है, तो वो जब आप यूज़ करते हो तो यूज़ करते करते आप समझ जाते हो, और एक बार जब आप फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं वो समझ जाते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ ठीक है ये वाला फंक्शन हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बट जितने जितने ज़्यादा आपको पता रहेंगे जितना हैंड्स ऑन आपका रहेगा, ठीक है, चाहे तो आप जो है अगर वर्किंग हो तो आपके ऑफिस में आपका हैंड्स ऑन होना चाहिए। अगर आप अभी वर्किंग नहीं हो, फ्रेशर हो, तो आप अपने सिस्टम पे हैंड्स ऑन करो। सिक्वल सर्वर में कितने फंक्शन होते हैं अगर आप गूगल करोगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे मिल जाएगी लिस्ट पूरी सिक्वल के फंक्शंस की, उनको आप जो है समझ सकते हो। और जो जो कॉमन स्ट्रिंग के फंक्शन हो गए, डेट के फंक्शन हो गए, ठीक है, और ये आपके जो मैथमेटिकल जैसे कि काउंट, सम, एवरेज, ये सारे हो गए, तो ये आपको पता होना चाहिए। और सिक्वल के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं तो उनको भी जो है आप वहाँ पे देख सकते हो। और जितना ज़्यादा आपको पता रहेगा उतना अच्छा है, ठीक है। और अगर आपको सब कुछ नहीं पता है तो टेंशन लेने की बात नहीं होती है, धीरे धीरे आप सीखते हो। बट एक आइडिया जो है वो होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है, क्या कर सकता है, और उसको जो है वो वहाँ पे बेसिकली किस लिए है। अगर आपको स्ट्रिंग स्प्लिट करनी है तो आपको स्प्लिट का फंक्शन पता होना चाहिए कि स्प्लिट कैसे करते हैं, कहाँ पे आप स्ट्रिंग डालते हो, क्या डिलीमीटर डालते हो, ठीक है, वो चीज़ आपको जो है पता होनी चाहिए। और नीड के हिसाब से आपको अपना फंक्शन लिखना भी आना चाहिए कि आप जो है फंक्शन कैसे लिख सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिखना है, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स वर्ड जो है इसको नोट कर लो, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिखने हैं, बट जो सिंपल सिंपल रिक्वायरमेंट अगर आपकी कहीं होती है और उसके लिए अगर आपको बिल्ट इन फंक्शन नहीं मिलते हैं तो आपको अपने फंक्शन जो है वो लिखने आने भी चाहिए। और आपको स्टोर्ड प्रोसीजर भी बनाना आना चाहिए, क्योंकि जब आप एक टास्क जो है ना कोई कोई टास्क जब आप एंड टू एंड करते हो, ठीक है, तो उसके लिए जो आप 1 2 3 क्वेरी लिखते हो या टास्क करते हो तो उनको जब आप एक प्रोसीजर में डाल देते हो तो पूरा वो रैप हो जाता है और आपका एक सिंगल एंटिटी बन जाता है वो। तो आपको प्रोसीजर बनाना भी आना चाहिए। और पैरामीटराइज प्रोसीजर बनाना और बिना पैरामीटर का प्रोसीजर बनाना, प्रोसीजर कॉल करना, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रोसीजर की फंक्शनलिटी क्या होती है और फंक्शन प्रोसीजर में डिफरेंसेस क्या होते हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप टेम्प टेबल वगैरह जो है वो कैसे बना सकते हो। अगर आपको टेम्परेली कहीं पे आपको टाइम बिंग कुछ डेटा होल्ड करना है तो टेम्प टेबल जो है वो आप कैसे बना सकते हो, कैसे आपका जो है वो लोकल टेम्प टेबल बनता है, कैसे आपका जो है वो ग्लोबल टेम्प टेबल बनता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे एक लिस्ट है, ये इतना आपको जो है वो आना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये बहुत एक्सटेंसिवली आना है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। इतना एसक्यूएल आपको आना चाहिए और बेसिक डीडीएल और जो बेसिक डीएमएल हैं वो तो आपको आने ही आने चाहिए। और जो आपका एक एक कमांड होता है जो आपका होता है डिलीट, और एक कमांड होता है आपका
ट्रंकेट, तो इसमें भी जो है आपको पता होना चाहिए कि कब आपको डिलीट करना है और कब आपको ट्रंकेट करना है। ये बेसिक डिफरेंसेस आपको जो है वो पता होने चाहिए। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको रिक्वायर्ड नहीं होता है सिक्वल का इनिशियल लेवल पे, बट ऐसा नहीं कि कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता। और उसके बाद जो लर्निंग का प्रोसेस है वो आपका चलता रहता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मुझे तो अभी इतना ही आता है, इतना नहीं आता। जो जो आता है उसको जो है आप पक्का करो, और जो नहीं आता उस पर काम करो। आप जब मिल जाएगी आपको तो आप जो है वो भी सीख जाओगे। बस सीखना जो है आपका कंटिन्यूअस जारी रहना चाहिए। आपको हिम्मत जो है वो नहीं हारनी होती है। नहीं होता, ये नहीं करना होता कि नहीं मुझे तो सिक्वल नहीं आता तो हम फिर एसएसआई डेवलपर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं सोचना है। आप अपने आप को जो भी चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करो, और इम्प्रूवमेंट करने के साथ साथ जो है वो आप जॉब सर्च जारी रखो। आपको जॉब जो है वो ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग बैक चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग जो है इसको समझ लेते हैं कि इज SSIS इनफ टू गेट द जॉब, या फिर आपको SSRS और SSAS भी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये डिपेंड करता है कि जो जॉब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए SSRS की रिक्वायरमेंट है या SSAS की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। ये जो है जॉब के स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ठीक है, बट अगर आप सिर्फ SSIS के लिए जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए SSRS या SSAS की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो वो आपके लिए एडेड एडवांटेज होता है, क्योंकि SSIS की प्रोफाइल अलग है, SSRS की प्रोफाइल अलग है, और SSAS की प्रोफाइल अलग है। ठीक है, तीनों का टास्क अलग है, अलग अलग आपको काम करना होता है। यहाँ पर आपको पैकेजेस बनाने होते हैं, यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स बनानी होती है, यहाँ पे आपको डेटा वेयर हाउसिंग करनी होती है। तीनों के टास्क जो है वो डिफरेंट हैं। बट अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसको जो है तीनों चीज़ें आती हैं, तो आप एक बेटर पोजीशन में होते हो, क्योंकि कंपनी को लगता है कि अगर आप इनमें से भी कुछ जो है, अगर उनके पास टास्क रहता है रिलेटेड, तो आप जो हेल्प कर सकते हो। मे बी आपने डेटा जो है लोड किया और सब कुछ कर दिया, और उसके बाद में कुछ डैशबोर्ड बनाना है तो आप SSRS में बना सकते हो उनको अलग से, उसके लिए कैंडिडेट की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी जो जॉब प्रोबेबिलिटी है, जॉब हंट की प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है, कि आपको जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेसेसरी है, नेसेसरी नहीं है, बट इट्स गुड टू नो। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि आपको अपने आप को फ्रेशर दिखाना है या फिर एक्सपीरियंस दिखाना है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप कितने कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, और आपके पास एक्सपीरियंस दिखाने के लिए वो रिसोर्सेज हैं कि नहीं है। जैसे कि अगर आप एक्सपीरियंस दिखाते हो तो आपको जो है वो दिखाना पड़ेगा कि आप किस कंपनी में जॉब करते थे, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, और उस कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपके पास है कि नहीं है। क्योंकि आप एक्सपीरियंस दिखाओगे और उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे तो मे बी जो है आपकी जॉब एट रिस्क हो सकती है, आपको वो देखना पड़ेगा। तो अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपके पास प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लान है, सब कुछ है, तो आप दिखा सकते हो। और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लान के बाद आपका अगला जो आता है मेन कंसर्न, वो होता है आपके नॉलेज का। तो जब आप बोलते हो 2 से 3 साल, तो 2 से 3 साल एक जो है वो बड़ा टाइम पीरियड होता है। और इस बड़े टाइम पीरियड में आपसे ये उम्मीद की जाती है कि जितना भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ये वाला, ये आपको अच्छे से आता होगा। चाहे तो आप सिक्वल डेवलपर हो या SSIS डेवलपर हो। SSI डेवलपर होने का मतलब होता है कि आपको सिक्वल का नॉलेज होगा ही होगा, और होना भी चाहिए। तो अगर आपने 2 से 3 साल दिखाया है तो ये इसका जो है आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल का नॉलेज होना चाहिए, कि आप विदाउट एनी हेल्प ये चीज़ जो है खुद से कर पाओगे। मे बी आपको रिसर्च करना पड़े, बुक्स पढ़ना पड़े, आर्टिकल्स पढ़ना पड़े, बट जो है आप कर लोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप हर क्वेश्चन के लिए किसी पे डिपेंडेंट रहोगे, पूछोगे। तो यहाँ पे जब आप होते हो तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप उस चीज़ के लिए पूछते हो जो जो रियली मतलब आपने कभी नहीं करी होती है, या आपके लिए कुछ न्यू होती है। और इससे बाहर जो है वो बहुत कम चीज़ें होती हैं। अगर वो होती हैं तो फिर वो एडवांस लेवल पे चली जाती हैं। अब आप परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करते हो, जहाँ पे आप जो है वो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन प्लान बनाते हो, उसके बाद में आप वो सारी चीज़ें करते हो, तो वो आपका बाद में आता है। तो अगर आप कर रहे हो तो ये चीज़ आपको जो है वो होनी चाहिए, इतना नॉलेज आपको होना चाहिए 2 to 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस पे। और ये सब जो डिपेंड करता है वो आपका डॉक्यूमेंटेशन और प्रोजेक्ट प्लान पे। और प्रोजेक्ट जो आप दिखाते हो, ठीक है, जो आप प्रोजेक्ट दिखाओगे वो आपको प्लान करना पड़ेगा कि आप कौन से प्रोजेक्ट दिखा रहे हो। क्योंकि 2 से 3 साल अगर आपने इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किए हैं अपने, और आप वो दिखा रहे हो, तो जहाँ आप इंटरव्यू दे रहे हो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको इंडस्ट्री लेवल का नॉलेज होगा। इंडस्ट्री लेवल का नॉलेज बोले तो जैसे शेयर पॉइंट, ठीक है, या फिर शेयर ड्राइव, जो आपके शेयर नेटवर्क ड्राइव होती हैं, या फिर शेयर पॉइंट होते हैं, या फिर आपका जो FTP होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरह से इंटरप्राइज में होती हैं, जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और फिर आप किस डोमेन में काम करके आए हो, ठीक है, वो आपको बताना होता है कि आपका जो है वो फिनांस का डोमेन था, या फिर आपका बैंकिंग का था, या फिर आपका हेल्थ केयर का था, या फिर कौन से डोमेन में आपने काम किया है। उसके स्पेसिफिक क्वेश्चन भी जो है आपको आते हैं कि किस तरह का डेटा आपने हैंडल किया। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको जो है वो रेडी कर लेती हैं।
रेडी कर लेनी होती हैं कि अगर आप एक्सपीरियंस दिखा रहे हो तो आपको उस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो रेडी कर लेने होते हैं। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कभी कभी जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो तो क्या बोला जाता है आपको कि कॉम्प्लेक्स क्वेरीज आपको लिखनी होंगी, कॉम्प्लेक्स स्टोरेज प्रोसीजर लिखने होंगे, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करनी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कि कॉम्प्लेक्स क्वेरी क्या है, कॉम्प्लेक्स स्टोरेज प्रोसीजर क्या है, या फिर परफॉर्मेंस ट्यूनिंग क्या है, तो इसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स क्वेरी क्या है, देखो कॉम्प्लेक्स क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, अगर आपको नॉलेज है तो कोई चीज़ आपके लिए कॉम्प्लेक्स होती नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो सिंपल चीज़ें भी आपको कॉम्प्लेक्स लगती हैं। तो पहला ये डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज है कि नहीं है। और दूसरा, अगर आपको नॉलेज नहीं भी है, क्या आप उसको करने के लिए रेडी हो। अगर आप डेडिकेटेड हो तो आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क कर लेते हो, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है। तो वो इसलिए ये लिखते हैं कॉम्प्लेक्स, ताकि आप ये माइंड मेकअप करके आओ कि आपको एफ़र्ट मारना पड़ेगा, हर चीज़ पे आपको एफ़र्ट मारना पड़ेगा। कुछ भी जो है वहाँ पे सिंपल नहीं है कि आप आए और आपने फटाक से कर दिया और हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको पहले से समझाया जाता है। आप डिस्क्रिप्शन देख के ही समझते हो कि आपको जाना है और आपको वहाँ पे एफ़र्ट जो है वो मारना है, बहुत एफ़र्ट मारना है अपनी टास्क कंप्लीट करने के लिए। आपको एक तरीके से मेंटली रेडी किया जाता है। ठीक है, तो लिखते तो आप क्वेरी ही हो। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्सिटी की तो कोई एक डेफिनेशन नहीं है कि मे बी एक क्वेरी जो मेरे लिए कॉम्प्लेक्स है मे बी आपके लिए कॉम्प्लेक्स ना हो, आप उसको फटाक से लिख दो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपको टेक्निकल नॉलेज कितना है, आपको अपना डोमेन नॉलेज कितना है। उस हिसाब से आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो घटती या बढ़ती रहती है। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज और बिजनेस नॉलेज दोनों बहुत अच्छे हैं तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो नहीं लगेगी, आप फटाक से कर लोगे। और अगर दोनों में से कोई भी कम है तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाती है। और एक चीज़ इसका मतलब ये भी होता है कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, इसका मतलब एक ये भी होता है कि यहाँ पर आपकी एक हो गई टेक टीम, ठीक, और यहाँ पर आपकी हो गई बिजनेस टीम। ठीक है, तो बिजनेस टीम क्या करती है, बिजनेस टीम एकदम जो है वो बिजनेस लैंग्वेज में बात करती है और टेक टीम को वो कभी कभी समझना मुश्किल पड़ जाता है। तो ये भी एक जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि आपको कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखनी होती है, ऐसा लगता है कि कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे बिजनेस रिक्वायरमेंट जो है वो ये प्लेन इंग्लिश में बोलते हैं, उनको आपको समझना होता है, ट्रांसलेट करना होता है, फिर आपको जो है वो कोड करना पड़ता है। आपके पास मल्टीपल मीटिंग्स रहती हैं, आपको मल्टीपल मीटिंग्स में जाना होता है, आपको बार बार जो है कोड चेंज करना पड़ता है। ठीक है, आप कोड चेंज कर रहे हो, फिर उसको जो है वो दिखा रहे हो, फिर कोड चेंज कर रहे हो। तो ये भी एक तरीके से जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी ही होती है कि पहले आपने क्वेरी लिखी, ठीक है, फर्स्ट स्टेज पे आपने दिखाया आउटपुट, तो बिजनेस के हिसाब से वो आउटपुट जो है वो पार्सली करेक्ट है, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि देखो ऐसे नहीं ऐसे था, इसका मतलब ये था, फिर आप चेंज करोगे, फिर दिखाओगे। तो 2-3 इटरेशन में ये काम होता है। तो इससे जो है वो इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। इस तरह से आपकी जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी आती है। और सेम चीज़ जो है वो आपकी यहाँ पे होती है स्टोर्ड प्रोसीजर पे, कि आप जो है वो जो क्वेरी लिखते हो उसको जब आप एंड टू एंड कहीं रैप कर देते हो, ठीक है, एंड टू एंड जब आप उसको रैप कर देते हो तो वो आपका स्टोर्ड प्रोसीजर बन जाता है और आप इसी को यूज़ करते हो। इसमें आपका पूरा लॉजिक रहता है। ठीक है, तो स्टोर्ड प्रोसीजर अपने आप में ही कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि उसमें जो है कई सारी क्वेरी आप लिखते हो। फिर अगेन आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डिपेंड करती है कि आपका जो है टेक्निकल नॉलेज कैसा है, आपका बिजनेस नॉलेज कैसा है, और आपको सपोर्ट करने वाली टीम या फिर सपोर्ट करने वाली बिजनेस टीम कैसी है। तो वो चीज़ जो है आपको समझनी रहती है। और उसके बाद में परफॉर्मेंस ट्यूनिंग जो है वो एक अलग चीज़ होती है कि आप जब डेवलपर लेवल पे काम कर रहे होते हो, ठीक है, तो आपको परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए सिर्फ जो है वो क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान देख के उसमें आपको कुछ इंडेक्सेस वगैरह लगाना, या फिर आपको प्रॉपर कॉलम सेलेक्ट करना कि कौन से कॉलम आपके काम के हैं कौन से नहीं हैं। तो कुछ चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी होती है। बाकी का आपको जो है वो सर्वर लेवल पर या डेटाबेस लेवल पर कुछ भी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग आपको नहीं करनी होती है। वो आपकी जो है वो डीबीए टीम की रहती है, वो अपना जो है वो वहाँ पे देखते हैं। बट आप अपनी क्वेरी को जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हो, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कर सकते हो उसकी क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान देख के, कि आप जो है वो टेबल स्कैन कर रहे हो या फिर जो है वो आप इंडेक्स सर्च कर रहे हो या फिर किस तरह से कर रहे हो। तो ये जब आप इंडेक्स पढ़ोगे तो आप जो है ये समझ जाओगे कि किस तरह से आपकी जो है वो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग आप अपने लेवल पे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जो ज़रूरत है वो नहीं होती है। ये जो है सिंपल सी चीज़ है, आप इसको पढ़ सकते हो, पढ़ के समझ सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो क्यों होता है और क्यों लिखते हैं वो। ये सिर्फ जो है एक मेंटल सिचुएशन होती है। आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर करने के लिए अगर आप आ रहे हो तो आप आके यहाँ पे एफर्ट मारोगे तब कुछ होगा, वैसे कुछ भी नहीं होगा। एक्सक्यूज़ मी।
तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो सारी थ्योरी जो थी हमने वो कवर कर ली है, और होपफुली इससे जो है आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस तरह से आप रेडी कर सकते हो अपने इंटरव्यू को, और किस तरह से आप जो है वो SSIS और SSRS की जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनको समझ सकते हो, और कब कहाँ क्या चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं Naukri.com पे, और वहाँ पे हम लोग जो है वो एक दो प्रोफाइल रिव्यू करते हैं, किस तरह से आप जो है जॉब डिस्क्रिप्शन को समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, Naukri.com जो है ओपन कर लेते हैं, और इसमें हम लोग जो है वो एक दो प्रोफाइल रिव्यू करेंगे ताकि आपको जो है वो आइडिया लग जाए। तो यहाँ पर जो प्रोफाइल हम रिव्यू करते हैं वो रिव्यू करते हैं SSIS डेवलपर के लिए, ठीक है। और सेम जो तरीका है वो आपका रहेगा SSRS के लिए। लोकेशन आप कोई फ़िल्टर कर सकते हो, मे बी आप जो है वो यहाँ पे नोएडा ले लो, ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो हैदराबाद ले लो, ठीक है। उसके बाद में आप सर्च कर लो, सर्च करने के बाद आपको जो यहाँ पर जो भी मतलब जॉब पोस्टिंग आ रही हैं उनमें से हम लोग कुछ ओपन कर लेते हैं, जैसे इसको ही ओपन कर लेते हैं और ओपन करके देखते हैं। तो इसको भी मैं ओपन कर देता हूँ और इसको भी ओपन कर देता हूँ, और इनको हम लोग जल्दी जल्दी देख लेंगे, और उसके बाद में आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्या है, वी हैव एन अर्जेंट ओपनिंग फॉर SSIS डेवलपर पोजीशन, प्लीज फाइंड बिलो स्किल सेट, ठीक है। तो आपको बिलो स्किल सेट बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग TSQL नॉलेज, ठीक है। अब TSQL नॉलेज जो है आपको होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग को जो है अब आप ध्यान मत दो उस पर, क्योंकि ये 6 से 10 साल वाला एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा ही रहेगा। क्योंकि अगर आप जाते हो वहाँ पे और आप बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका बेसिक DML कमांड हो गया, या फिर बेसिक DDL कमांड हो गया, या फिर फंक्शन स्टोर प्रोसीजर में डिफरेंस क्या हो गया, आप फंक्शन कैसे लिखते हो, स्टोर प्रोसीजर कैसे लिखते हो, अगर वो चीज़ आपको नहीं पता है तो जो है आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। जब आप 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है ये चीज़ें पता होती हैं उस लेवल पे। और उसके बाद में जब आप TSQL की बात करते हो तो ट्रांसलेट SQL होता है, जिसमें कि आपको जो है वो आपका इफ एल्स हो गया, आपके केस स्टेटमेंट हो गए, आपकी एरर हैंडलिंग हो गई, सब कुछ जो है इसमें एप्लीकेबल हो जाता है। उसके बाद में गुड एक्सपीरियंस ऑन SSIS, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रांग है और यहाँ पे गुड है, ठीक है। तो डिफरेंस जो है वो कुछ होता नहीं है। यहाँ पर आप बेसिकली SSIS के लिए जा रहे हो, लेकिन SSIS को गुड लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग या एक्सीलेंट ही होना चाहिए था कायदे से, क्योंकि यही बेसिक आपकी प्रोफाइल है। बट फिर भी सिक्वल आपको आना चाहिए, इससे आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हो कि सिक्वल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको SSIS का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद में आपको जो है एज्योर डेटा फैक्ट्री, गुड कम्युनिकेशन, एनालिटिकल स्किल, कि आप जो है वो एनालिटिकल स्किल ऑलमोस्ट सब में ही रिक्वायर्ड होती है, कि आप किसी चीज़ को एनालाइज कर पाओ कि क्या सही क्या गलत, कौन सा लॉजिक कहाँ बन रहा है, ठीक है। और फिर कुछ जो थर्ड पार्टी आपके कनेक्टर होते हैं SSIS के, वो यहाँ पे मेंशन रहते हैं, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो स्पेसिफिकली आप जाके जो है वहाँ पे सीख लेते हो। अगर आपको एक्सरसाइज आता है तो ये चीज़ें जो है आपको सीखने में प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ कर रहे हो तो .NET फ्रेमवर्क वहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है। तो अगर आपको .NET फ्रेमवर्क का बेसिक्स पता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो इस तरह से ये रहता है यहाँ पे कि सिक्वल का आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग या कॉम्प्लेक्स जो है वो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, उसको आप छोड़ सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। और अगर आप वर्किंग नहीं हो, अगर आप फ्रेशर हो, तो आप प्रैक्टिस करो अपने सिस्टम पे, ठीक है, अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस करो। और नॉलेज लेवल आपका जो जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, लाइक वर्किंग एक्सपीरियंस, वो आप बढ़ाओ। ज़रूरी नहीं है कि आपका रियल टाइम एक्सपीरियंस हो, बट आपको पता होना चाहिए कि क्वेरी लिखते कैसे हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे ट्रंकेट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। अब हम लोग जो है इसको समझ लेते हैं। एक आपका ये यहाँ पे है जो भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इसमें क्या है कि आपका क्लाइंट फोकस्ड ग्रुप हु बिल्ड्स ग्राउंड ब्रेकिंग डेटा सोल्यूशंस, ठीक है। ग्राउंड ब्रेकिंग डेटा, आप ज़मीन तोड़ मतलब बना रहे हो, ठीक है। तो मतलब कहने का कि आप एकदम बहुत अच्छा बना रहे हो। उसके बाद में आपके जो है ये पेमेंट सर्विसेज है। और इन लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, इनको चाहिए SSIS डेवलपर, ठीक है। तो इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट है कि SSIS डेटा इंजीनियर, ठीक है। कभी ये बोलते हैं डेवलपर, कभी बोलते हैं डेटा इंजीनियर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व एनालाइजिंग मेटा डेटा, ठीक है। एनालाइजिंग मेटा डेटा यानी कि जो डेटा के बारे में जो डेटा होता है, ठीक है, उसको आपको एनालाइज करना होता है, और उसके बारे में आपको ETL पैकेज बनाने हैं, उनकी सेटिंग आपको करनी है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट स्टैक मेनली
SSIS, SQL और प्रोफाइलिंग। ठीक है, तो प्रोफाइलिंग का अगेन मतलब वही हो जाता है कि परफॉर्मेंस ट्यूनिंग जो है इसकी। ठीक है, और पाइथन अगर आपको आती है तो ठीक है, अदरवाइज ये आपके जो है वो आउट ऑफ स्कोप रहेगी, क्योंकि आप तो SSI डेवलपर हो तो पाइथन से आपका कुछ खास लेना देना है नहीं। बट अगर आपको आती है तो आपके लिए सही है। ठीक है, तो ये SSIS, SQL और प्रोफाइलिंग जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो प्रोफाइलिंग मतलब आपकी जो एक काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ट्यूनिंग है, और SSIS और SQL के बारे में तो आप जानते ही हो, हम लोग उसको डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, फिर अलग से लिखा है कि रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी MS SQL, SQL सर्वर, SSIS, SQL, पाइथन। तो इस जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप पाइथन को जो है इग्नोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनको बोल देना बाद में कि ठीक है, ये इतना तो मेरे पास सब कुछ है, पाइथन आई कैन लर्न इट। उसके बाद में 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन SSIS एंड ETL डेटा वेयर हाउसिंग। ठीक है, तो अब ये अलग से लिखा है कि ETL डेटा वेयर हाउसिंग। ठीक है, तो एक तो ETL और दूसरा डेटा वेयर हाउसिंग। तो डेटा वेयर हाउसिंग है आपका SSAS। तो इसमें अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो आपको जो है वो एक्सपीरियंस इसमें करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर जॉब को अप्लाई करने के लिए। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लो क्या करना है। प्लान करना है, कोऑर्डिनेट करना है, एनालाइज करना है। फिर से देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आ गया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ होता नहीं है कॉम्प्लेक्स। जब आप काम करने लगते हो तो आप जो है वो समझने लगते हो, जैसे जैसे समझने लगते हो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी ख़त्म होती जाती है, कम होती जाती है। तो उस पर आपको नहीं जाना है। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपका एक पैकेज 10 काम कर रहा है। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स हो गया। एक पैकेज अगर आपका एक काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो सिंपल हो गया। तो इस तरह से होता है। तो आपको यहाँ पे प्लान करना होता है, फिर कोऑर्डिनेट करना होता है डिफरेंट टीम से, एनालाइज करना होता है। कॉम्प्लेक्स ETL प्रोसेसेस इंक्लूडिंग आर्किटेक्टिंग टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो अब आपका यहाँ पे आ गया जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आर्किटेक्टिंग टेबल स्ट्रक्चर की, उसका कॉलम टाइप क्या होगा और उसकी जो रिलेशनशिप होंगी वो क्या होगा, वो सारी चीज़ें जो है आपको करनी पड़ेंगी इस पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग के लिए। बिल्डिंग ETL प्रोसेस। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन और ये जो लॉन्ग टर्म प्रीएंडेंस। ठीक है, तो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, और उसके बाद में जो आपका लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट है यहाँ पे वो आपको देखना होता है कि आपका जो प्रोसेस है वो लंबे समय तक काम करे। उसके बाद में क्या है, ये आपका शुड हैव एनालाइज सोर्स एंड ऑपरेशनल इनकन्सिस्टेंसी। ठीक है, तो ये देखो आपकी रियल कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे होती है। अब आपको क्या करना है, सोर्स को एनालाइज करना है, और ऑपरेशनल कंसिस्टेंसी आपको जो है वो देखनी है कि किस तरह से आपका जो पैकेज है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे, उसमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह ना आए। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। और फिर आपका जो है आपको प्रोफाइल करना होता है, डेटा क्वालिटी का ध्यान रखना होता है, डेटा गवर्नेंस का ध्यान रखना होता है, जो भी आपके रूल्स वगैरह होते हैं कि आपका ये डेटा जो है वो इधर नहीं जाना चाहिए, उधर नहीं जाना चाहिए, इसका अप्रूवल चाहिए, उसका अप्रूवल चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। एक्सपीरियंस इन रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। अब आपको रिक्वायरमेंट भी गैदर करनी है कि किस तरह का आपको पैकेज बनाना है। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हो तो आप डिफरेंट टीम्स से कनेक्ट करते हो, और उसके बाद में जो है आप डिटेल्स लेके आते हो। और फिर आपको डिप्लॉयमेंट भी आना चाहिए कि आपको जो है वो SSIS का पैकेज डिप्लॉय कैसे करते हैं। डिप्लॉयमेंट के अलग अलग फ्रेमवर्क आपके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो उसको जो है हम लोग आप जाके सीख सकते हो। और अगर आपको आता है पहले से डिप्लॉयमेंट तो वो भी जो है आपके लिए बेहतर है। अदरवाइज हम लोग जो एक्सरसाइज की सीरीज़ कर रहे हैं उसमें हम इसको कवर करेंगे कि डिप्लॉय कैसे करते हैं। इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन वेरियस डेटा सोर्सेस या डिफरेंट सोर्सेस, तो ये तो हम लोग बहुत डिटेल में कर चुके हैं कि कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो। तो इस तरह से ये जो है आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पर फिर से देखो आपका आ गया राइटिंग कॉम्प्लेक्स SQL क्वेरीज एंड स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स को आप छोड़ दो, आप समझो राइटिंग SQL क्वेरीज एंड स्टोर प्रोसीजर। ये कॉम्प्लेक्स जो है इससे आपको ऐसे नहीं सोचना है कि हम अप्लाई नहीं करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स आपको अप्लाई करने से नहीं रोक सकता। इसको जो है आप इस पे ध्यान मत दो। आप ध्यान दो कि आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है, इस पे ध्यान नहीं देना कि कॉम्प्लेक्स है तो छोड़ दिया। ठीक है, अगर ये जो है आपके एक्सपीरियंस में फिट बैठ रही है जॉब, तो ये कॉम्प्लेक्स छोड़ के आप अप्लाई करो और अपना नॉलेज जो है वो इम्प्रूव करो। कॉम्प्लेक्स देख के आपको जो है ऐसा नहीं करना कि अरे नहीं कॉम्प्लेक्स मतलब पता नहीं क्या पहाड़ टूट पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसको छोड़ दो, और बाकी का आपको क्या करना है, SQL क्वेरी और स्टोर प्रोसीजर पे काम करना है, उनको पढ़ना है, समझना है। और जो आपका डोमेन है वो दो डोमेन, तो खैर आप जिस डोमेन पे काम करोगे तो वही होता है। अगर आप हेल्थ केयर पे हो तो हेल्थ केयर, फिनांस पे तो फिनांस, बैंक पे बैंकिंग में तो बैंकिंग में। ठीक है, अब वर्कड ऑन लार्ज डेटा सेट। तो लार्ज डेटा सेट अगर आप रियल टाइम काम कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में तब तो ठीक है, डेटा सेट पे आप काम करोगे। लेकिन अगर आप जो है अपने सिस्टम पे अभी प्रिपरेशन ही कर रहे हो, आप फ्रेशर हो, तो आपके पास लार्ज डेटा सेट नहीं होता है। तो अगर आपको सैम्पल डेटा चाहिए तो सैम्पल डेटा के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है, तो उस वीडियो से आप सैम्पल डेटा लेके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अगर हम इस वाले पे चलते हैं इधर, तो यहाँ पे इनकी अपनी रिक्वायरमेंट रहेगी
ठीक है, कि राइटिंग सिक्वल क्वेरीज, जब इन्होंने देखो कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा हुआ है तो राइटिंग सिक्वल क्वेरीज, इसका मतलब ये नहीं कि इनकी सिक्वल क्वेरी सिंपल होंगी, इनकी भी कॉम्प्लेक्स ही होंगी। जब आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इन ये भी कॉम्प्लेक्स हैं। तो वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं होता है, बट आपको जो सिक्वल क्वेरी है वो अच्छे से आना चाहिए और आपको अपना नॉलेज इंप्रूव करने पर ध्यान देना चाहिए। स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। इंटरप्राइज लेवल ऐप्स, ठीक है। तो एंटरप्राइज लेवल ऐप्स का मतलब आप बस इतना समझ लो कि ये जो है कंपनी के आपके गाइडलाइंस के हिसाब से ये ऐप होते हैं और उनको आपको गाइडलाइंस के हिसाब से जो है वो काम करना पड़ता है। ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते हैं या फिर ऐसे नहीं होते हैं। तो इनका मतलब अपना अपना एक स्टैंडर्ड रहता है सिक्योरिटी का, डेटा शेयरिंग का, और इनका अपना एक जो है एक्सेस अप्रूवल प्रोसेस रहता है कि पहले आपको एक्सेस चाहिए तो इस बंदे से पूछना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, फिर आपको एक्सेस मिलेगी तब आप यूज़ कर पाओगे, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। फिर भाई परफॉर्मेंस ट्यूनिंग आ गई है, तो आपको यहाँ पे जो है अपनी इंडेक्सेस वगैरह सेट करनी पड़ती है, प्रॉपर डेटा टाइप लेना पड़ता है और क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान देखना पड़ता है कि आप जो है टेबल स्कैन कर रहे हो या फिर जो है वो आप इंडेक्सिंग के हिसाब से सर्च कर रहे हो। और उसके बाद में आपको सिक्वल सर्वर आना चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट SSIS आना चाहिए। तो SSIS तो आपको पता ही, सिक्वल सर्वर आपको आना ही चाहिए। और उसके बाद में बस इतना ही है यहाँ पे, एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, डेवलपिंग, ट्रबल शूटिंग, ठीक है। तो आपको प्लान करना होता है, डेवलप करना होता है और ट्रबल शूट करना होता है, ठीक है। RDBMS, माई सिक्वल और सिक्वल सर्वर। तो अब आप देखना पड़ेगा कि अगर आपको दोनों आता है तो बेहतर है, नहीं आता है तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में डिजाइनिंग डेटाबेस टेबल एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो वही चीज़ फिर से आपकी आ गई है कि आपको डेटाबेस टेबल बनाना है, रिलेशंस वगैरह मेंटेन करना है। क्रिएटिंग व्यूज, फंक्शंस, स्टोर प्रोसीजर, फिर से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा इन लोगों ने, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके ईजी होंगे, ठीक है। तो ईजी नहीं होंगे, बट ऐसा भी नहीं कि आप कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स या ईजी पे मत जाओ, उस वर्ड पे फोकस मत करो, आप फोकस करो अपने नॉलेज बढ़ाने पे, नॉलेज बढ़ाओ, सब जो है आराम से हो जाता है। कुछ भी ईजी नहीं होता है और कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। राइटिंग ऑप्टिमाइज्ड एसक्यूएल क्वेरीज फॉर इंटीग्रेशन। तो ये जो है ऑप्टिमाइज्ड एसक्यूएल क्वेरी, पहले आप क्वेरी लिखते हो फिर ऑप्टिमाइज करते हो। आप पहले सोचने लगो मुझे ऑप्टिमाइज डी क्वेरी लिखनी है, तो ऐसे होता ही नहीं है। आप पहले क्वेरी लिखते हो फिर उसको ऑप्टिमाइज करते हो। तो अभी आप जो है इस पे फोकस ही मत करो, ठीक है। अभी आप क्वेरी लिखने में फोकस करो, फिर ऑप्टिमाइज कर लेना। पहले से अगर आप ऑप्टिमाइज फोकस करोगे तो क्वेरी कभी लिख नहीं पाओगे। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। क्रिएटिंग डेटाबेस ट्रिगर्स, फिर देखो ट्रिगर भी आ गया यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने जो वो पॉइंट लिखे हैं वो मैंने मतलब ढूंढ ढूंढ के लिखे हैं आपके लिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो ट्रिगर भी आपको आना चाहिए। और उसके बाद में मेंटेन डेटा क्वालिटी। तो डेटा क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट चेक लगाने होते हैं कि आपका जो है वो कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी 10 डिजिट से बड़ा ना हो, 9 से छोटा ना हो, थिंग्स लाइक दैट। तो आप जो है वो लगा देते हो, तो इस तरह से गार्बेज डेटा जो है आपके सिस्टम में नहीं आता है। तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हो कि किस तरह से आपको जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन समझना होता है। और कोई सर्टेन कीवर्ड, ठीक है, कोई सर्टेन कीवर्ड्स मैं रिपीट कर देता हूँ, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करे, मतलब बिल्कुल नहीं करे। कोई कॉम्प्लेक्स, कोई परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, कुछ नहीं। आप उसको देखो और उसको पढ़ो, बस ये आपका काम है। उसके बाद फालतू नहीं सोचना है आपको कि अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऑप्टिमाइज कैसे होगा, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये है वो है, कुछ नहीं, उसमें नहीं पढ़ना है। आपका फोकस बस होना चाहिए अपने नॉलेज डेवलपमेंट पे। आप नॉलेज बढ़ाओ। अगर आपने परफॉर्मेंस ट्यूनिंग जो है वो देखा है तो आप एक दिन उस पर दे दो और एक दिन आप जो है सिस्टम लेके बैठो और देखो कि परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कैसे होती है। एक दो आर्टिकल पढ़ो, एक दो वीडियोस देखो आप और समझो कि परफॉर्मेंस ट्यूनिंग क्या होती है। उतना आपको इनिशियल लेवल पे बहुत होता है। उसके बाद परफॉर्मेंस ट्यूनिंग जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में और इस पर बहुत सारा काम चलता रहता है। तो उसमें आपको जो है PhD नहीं करनी होती इनिशियली, पर धीरे धीरे आप जो सीखते रहते हो। ऐसे ही आपकी जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज़ हैं, क्वेरी की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते आप। ऐसे नहीं कह सकते कि ये क्वेरी कॉम्प्लेक्स है, ये क्वेरी सिंपल है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ता है वैसे वैसे आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ जो है वो बहुत ईजी है। फिर आप कुछ नया देखते हो, फिर आपको कॉम्प्लेक्स लगता है, फिर आप वो सीख जाते हो, फिर आपको लगता है कि ये ईजी है। तो जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता रहता है वैसे वैसे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम होती रहती है। फिर कुछ नया आता है तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, फिर आप सीख जाते हो। तो इस तरह से आप अपना जो माइंड मेकअप करो जॉब इंटरव्यू के लिए, इस तरह से कि जो भी कीवर्ड आपके दिमाग में क्लिक कर रहे हैं उन पर आप काम करो, ठीक है। उन पर आप काम करो, उनको समझो और उनके बारे में नॉलेज गेन करो। तो कॉम्प्लेक्सिटी और आपके डाउट और सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। कुछ भी जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप सिर्फ देखते रहोगे और सिर्फ ये कहते रहोगे कि नहीं ये तो कॉम्प्लेक्स बोला इसने, तो हम यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करनी है, तो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन करना है, तो वो आपको पीछे खींचता रहेगा। नहीं, पीछे नहीं खींचना है, आगे बढ़ के जो उसका सामना करो, उसको पढ़ो, उसको समझो, सारी चीज़ें जो है सिंपली हो जाएंगी और आपको जो है वो आराम से आप इंटरव्यू जो है वो क्रैक कर पाओगे।
ऑल राइट, सो दैट बीइंग सेड, ये वाला वीडियो हमारा सक्सेसफुल यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसको भी आप ये वीडियो जो है वो शेयर करो। तो दैट बीइंग सेड, ये वाला वीडियो हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।